ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंची हुई है। यह बात आप जानते हैं। इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान भी पहुंचा है। यहां तक कि उसके कई सैन्य कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान जा चुकी है। अब इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री से हालात और भी गंभीर है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट यानी फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराकर उन्हें तबाह करने का दावा किया, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं, जिससे इस जंग का दायरा बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन वाले संकेत भी दे दिए हैं, तो इधर ईरान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद भी मांगी है। मॉस्को पहुंचे हैं विदेश मंत्री अरागची और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। और उस मुलाकात के दौरान अरागची राष्ट्रपति पुतिन के लिए ईरानी सुप्रीम अयातुल्ला अली खामनेई का एक लेटर लेकर भी पहुंचे थे। खामनेई ने अपने विदेश मंत्री को मॉस्को इसलिए भेजा ताकि वो राष्ट्रपति पुतिन से और मदद मांग सके। दरअसल ईरान अभी तक रूस के समर्थन से खुश नहीं है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ईरान रूस से किस तरह की मदद चाहता है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अरागची रूस से एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकता है। दरअसल इजरायल के लगातार एयर स्ट्राइक से ईरान को बड़ा नुकसान है, क्योंकि ईरान के पास इजरायल के हमलों को नाकाम करने के लिए एडवांस एयर सिस्टम नहीं है। ऐसे में अगर ईरान को S-400 रूस से मिल जाता है तो ईरान की ताकत में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही रूस इस जंग में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाएगा। ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद हालात तेजी से बदल गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस की राजधानी मॉस्को का रुख किया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान अरागची ने अमेरिका पर हमला बोला तो वहीं रूस ने कहा कि वो ईरान की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि अरागची रूस से एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम की मांग कर सकते हैं। ये वही डिफेंस सिस्टम है जो भारत भी इस्तेमाल करता है। अगर ईरान को रूस ये हथियार देता है तो इजरायल के लिए स्थिति मुश्किल हो सकती है। उधर रविवार को अमेरिका के बॉम्बर ने ईरान पर हमला किया है, जिसकी रूस ने कड़ी निंदा की है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी संप्रभु देश पर मिसाइल और बम से हमला करना गैर जिम्मेदाराना है। ये विशेष रूप से चिंताजनक है कि ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य द्वारा की गई है। वहीं ईरान इस हमले के बाद तिलमिलाया हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेही ने कहा कि उनके देश को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों का जवाब देने का अधिकार है। ईरान ये तय करेगा कि अमेरिकियों को कैसे, कब और किस स्तर पर जवाब देना है। उधर अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हमले के बाद रूस, चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का मकसद क्षेत्र में शांति स्थापित करना और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकना है। इस प्रस्ताव में तीनों देशों ने मांग की है कि सभी पक्ष तुरंत युद्ध बंद करें और बातचीत के माध्यम से विवाद का हल निकालें। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस तनाव को लेकर कहा है कि वो अमेरिकी हमलों से चिंतित है। वहीं इस बात का खतरा बढ़ गया है कि इजरायल ईरान संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इस बीच ईरान और इजरायल के बीच जंग लगातार विध्वंसक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स को मिडल ईस्ट भेजा। जो 3 टारगेट थे उनको नेस्तनाबूद करने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन अभी यहां से टेंशन खत्म हो रही है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे इंडिकेशंस है कि ट्रंप ये प्रण ले चुके हैं कि खामनेई के अंत से कम में उनको कुछ मंजूरी नहीं है, क्योंकि ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। वो कहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। जैसे वो अब तक कहते आए हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब उनको चिंता है ईरान ग्रेट क्यों नहीं बन रहा। उन्होंने अपने बयान में साफ किया कि अगर ईरान की जनता को लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सुप्रीम लीडर है, वो अगर बेहतर नहीं कर रहे तो बदल दीजिए, तख्ता पलट कर दीजिए। अभी आप देखिए
अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स पर खामनेई भी काफी नाराज हैं। अगर संकल्प लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने तो खामनेई भी प्रण ले चुके हैं। खामनेई का जवाबी हमले की वार्निंग, लास्ट वार्निंग वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खामनेई ने बताया कि एक बड़ा जुर्म किया गया और उस जुर्म की सजा मिलेगी ही मिलेगी। इस दिशा में जो एयर स्ट्राइक्स करनी होंगी, जो एक्शंस लेने होंगे, उसके लिए ईरान पूरी तरीके से फ्री है। आगे क्या कहते हैं? अभी इस वक्त की सजा दी जा रही है, आगे जो काम होगा उस हर एक चीज का हिसाब किताब होगा। एक भी सिविलियन की, एक भी मैन इन यूनिफॉर्म की जो जान गई है ईरान की धरती पर, वो शहादत बर्बाद नहीं जाएगी। ग्राफिकली बहुत सारी चीजें मैंने तैयार की है, लेकिन सबसे पहले मैंने देशकाल में आपको बता दिया ट्रंप क्या चाह रहे हैं और खामनेई क्या चाह रहे हैं। अब आप देखिए, अब वापस आता हूं मैं। ईरान वर्सेस इजराइल भीषण जंग का सिलसिला आज 11वें दिन भी जारी है। इजराइल का ईरान पर जोरदार एयर स्ट्राइक्स आज सुबह से ही शुरू हो गई थी और हर जगह टारगेट्स थे, मध्य में थे, पूर्वी में, पश्चिमी ईरान में, एक के बाद एक कई बमबाजी की गई। ईरान के 6 एयरपोर्ट्स को टारगेट करने का दावा किया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। इस हमले में 15 फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा उनको नष्ट करने का बड़ा दावा किया गया। रनवे, अंडरग्राउंड हैंगर्स भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी साझा किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। यह दावा किया गया ईरान के F-14, F-5 और AH-1 विमान को भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा तेहरान के ऊर्जा मंत्रालय की बिल्डिंग पर भी मिसाइल अटैक किया गया, ड्रोन साधे गए। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया गया। वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होगा B-2 बॉम्बर्स के पड़ने के बाद, और ऐसे में उस जगह पर अभी भी टारगेट कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो आप समझ सकते हैं अभी भी मौके पर बहुत कुछ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भीषण जंग का सिलसिला जारी है। ईरान का इजराइल पर भी जबरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिला है। 1 घंटे में 60 मिनट में 4 बार 8 मिसाइलें दागी हैं। 8 4 32, यानी 1 घंटे में 32 मिसाइलें दाग दी गई। खतरनाक खुर्रम शहर 4 मिसाइल से ईरान ने अटैक किया इजराइल पर। मिसाइल अटैक किया गया, ड्रोन अटैक्स किए गए और यूएस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने 40 मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग दी थी। यूएस एयर स्ट्राइक के बाद मानो और ज्यादा खामनेई भड़क गए, सुप्रीम लीडर भड़क गए। IRGC अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। एक के बाद एक सारे मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया गया इजराइल की तरफ। अब यहां से चीजें और ज्यादा संघर्ष में बदलती हुई नजर आ रही है। लगातार दोनों ही मुल्कों में कैजुअलिटीज हो रही हैं। ईरान में भी मौतें हो रही हैं, इजराइल में भी मौतें हो रही हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है। मैंने अभी आपको बताया, खुर्रम शहर 4 मिसाइल का दम देखने को मिला। ईरानी शहर के नाम पर खुर्रम शहर है और मिसाइल का नाम भी इसी से इंस्पायर होकर रखा गया है। ये ईरान की 2 ताकतें हैं। एक है मिसाइलों का बेड़ा, दूसरा है तेल। मिसाइलों के बेड़ों को एक एक करके खामनेई खोल रहे हैं और सीधा उनकी डायरेक्शन हो रही है इजराइल की तरफ। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है खुर्रम शहर, मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज आपको बता दूं 2000 किलोमीटर। ये कितना वॉरहेड ले जा सकती है, अब तक तो आप इन टेक्निकल वर्ड्स को समझ गए। कितना वेपन ले जा सकती है, कितना बारूद ले जा सकती है? 1500 किलो। 2000 किलोमीटर के रेडियस को बांध सकती है और 1500 किलो वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं 1500 किलो से कितनी ज्यादा तबाही, कितना ज्यादा प्रचंड प्रहार खुर्रम शहर कर रहा है इस वक्त इजराइल के ऊपर। इजराइल भी चुप नहीं है, इजराइल भी हमला कर रहा है। अभी तक ये दावे किए गए आईडीएफ की तरफ से कि हमने 6 एयरबेसेस को तबाह किया है। अब वो डिटेल्स भी ले लीजिए। तरबेज टारगेट पर है, मैदान टारगेट पर है, डुपोल टारगेट पर है। इसके अलावा मेहराबाद, वहां पर लगातार मिसाइलें दागी गई। मशहद और शाहिद बखारी, इन जगहों पर आईडीएफ की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार जारी है। खामनेई प्रण ले चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू बता चुके हैं कि इस लड़ाई का अंत जो है वो सीधे सीधे तभी होगा जब खामनेई की डेड बॉडी हमारे सामने होगी। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? पहले ईरान वर्सेस इजराइल था तो चीजें इंटेंस थी, लेकिन इतनी इंटेंस नहीं थी। उसके बाद जैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स आ गए, अमेरिका ने अपने फोर्सेस को यहां पर एक्टिव कर दिया। और एक बड़ा अपडेट जो मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि मिडल ईस्ट में अपने बेसिस को एक्टिव नहीं कर रहा अभी अमेरिका, उनको सिक्योर कर रहा है।
एक्टिव है मिडल ईस्ट के आसपास, जो बाकी बेसिस अमेरिकन फोर्सेस के मौजूद हैं। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हुई, B-2 बॉम्बर्स आए, डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से, पेंटागन के हिसाब से उन्होंने अपना काम किया, टारगेट्स को एलिमिनेट किया, वापस चले गए सेफली। वो ईरानी एयर स्पेस को छोड़कर वापस आ गए। उसके बाद क्या टेंशन है? उसके बाद टेंशन ये है कि अमेरिका के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद अब रूस भी एक्टिव है। विदेश मंत्री से, ईरानी विदेश मंत्री से आज व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि विदेश मंत्री से कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि खामनेई साहब को बताइएगा, पूछिएगा उनकी हालत के बारे में, पुतिन जानना चाहते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना व्लादिमीर पुतिन करते हैं। तो ऐसे रिलेशन शेयर कर रहे हैं ईरान और रूस। हालांकि ईरान इजराइल जंग में अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस आग में घी डालने का काम कर चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट बंकर बस्टर बॉम्ब गिराकर तबाह करने का बड़ा दावा किया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जवाबी कार्रवाई नहीं करने की वार्निंग भी दी है। तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इस हमले का बदला लेने का प्रण ले लिया है, जिससे जंग का दायरा बढ़ने का खतरा बढ़ चुका है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराकर उन्हें तबाह करने का दावा किया है। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पलटवार नहीं करने की चेतावनी भी दी है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी हमले के बाद से ईरान बदला लेने के लिए बौखलाया हुआ है। ऐसे में ईरान के पास सबसे पहला विकल्प तो यही है कि वो अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। जानकारों की माने तो ईरान बहरीन के मीना सलमान में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। साथ ही ईरान, इराक और सीरिया में बैठे अपने प्रॉक्सियों के जरिए अमेरिकी बेस को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं ईरान अमेरिकी नेवी की वॉरशिप को भी निशाने पर ले सकता है। पिछले कुछ सालों से ईरान की नेवी इस पूरी कार्रवाई की प्रैक्टिस भी कर रही है। वहीं ईरान अमेरिकी हमले का बदला लेने के लिए तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। ईरान की संसद ने इस फैसले को पहले ही हरी झंडी दिखा दी है। अब तो नेशनल काउंसिल को अंतिम मुहर लगानी है। जानकार मानते हैं कि ईरान की एक रणनीति ये भी रह सकती है कि अभी वो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया न दे, सही वक्त का इंतजार करे। इस तरह से समय आने पर ईरान अमेरिका के महत्वपूर्ण स्थान को निशाने पर ले सकता है। बात चाहे ट्रेड मिशंस की हो या फिर अमेरिका के डिप्लोमेटिक स्थानों की, वो सरप्राइज अटैक कर सकता है। ईरान के पास ये भी विकल्प है कि वो अमेरिका पर किसी भी तरह का हमला न करे और बातचीत की टेबल पर लौट जाए, लेकिन अब ऐसा करना ईरान के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। बात यहाँ पर उसकी साख की है। ऐसे में जंग भीषण होने की आशंका ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अभी बहुत सारे ऑप्शन है क्या ईरान के पास? देखिए, जितने भी ऑप्शन है उनको हमने खंगाल कर एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो मैंने आपको दिखाई। अब ग्राफिकली भी मैं आपको बताता हूं ईरान के पास ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बस थम जा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ईरान क्या कर सकता है? देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस हैं, लगभग 90,000 अमेरिकी फोर्सेस हैं। उन बेसिस को टारगेट कर सकता है ईरान। विकल्प नंबर 2 क्या है? सेकेंड विकल्प ऑल्टरनेट प्रॉक्सी युद्ध, यानी सीधे तौर पर नहीं, हिजबुल्लाह, हूती जैसे अपने प्रॉक्सी मिलिशिया को हमलों का निर्देश दे दे। तीसरा ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? तेल मार्ग, जो बार बार हम बता रहे हैं आपको, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक डाउन कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं तेल और जो ट्रेड उस रास्ते से होता है पूरी तरीके से ठप हो सकता है। चौथा ऑल्टरनेट क्या है? साइबर वॉर।
आप जानते हैं डिजिटल दुनिया में रहते हैं, साइबर वॉर, कई देश आपस में लगे हुए हैं। अमेरिका के बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, तेल कंपनीज पर साइबर अटैक करवा सकता है ईरान। तो आप देखिए तीनों ही ऑप्शन है। बेस पर अटैक करता है तो ये सीधा सीधा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। इसके अलावा अब आगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं और चीजें भी। कितना महत्वपूर्ण है हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना महत्वपूर्ण है बताता हूं आपको। ये ना एक बहुत पतला सा रास्ता है, एक बहुत पतला सा कॉरिडोर है, और ये फारस की खाड़ी, एक सकरा मुहाना फारस की खाड़ी को ये जोड़ता है अरब सागर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट जगह है। जियोग्राफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ईरान जो है इस पर बार बार अपनी बातें करता है। जो हॉर्मूज वाला स्ट्रेच है ना, ये महज 33 किलोमीटर चौड़ा है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। एक ऐसा रास्ता जाता है आराम से, मैंने मैप भी आपको दिखाया था। अब दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है, यानी फारस की खाड़ी से अरब सागर तक का जो छोटा सा स्ट्रेच है, जिसकी चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, उसको ब्लॉक डाउन करना ईरान के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। चैलेंज यहां पर है कि अमेरिकी फोर्सेस जो छोड़ के आए हैं वो उसको ये करने देती है या नहीं। अब इस पूरे मार्ग को बड़ा हथियार ईरान बना सकता है। ईरान की नौसेना बारूदी सुरंगों से रूट को मुश्किल बना सकता है। और दूसरी बड़ी बात क्या, जहां पर इतना स्ट्रेस हो, क्या उस रास्ते से कोई भी शिप जाना पसंद करेगा? कोई भी देश चाहेगा कि ट्रेड के लिए इस जगह से मेरा सामान आए? नुकसान होगा तो किसका होगा? इसलिए कोई रिस्क भी नहीं लेगा। तो इस वजह से प्रॉब्लम दुगनी हो सकती है। अभी क्या है, इराक में कितने अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। 25,000 अमेरिकी फोर्सेस मौके पर डिप्लॉयड है अभी इराक में। इराक में क्या कुछ हुआ है वो आपको पता है, किस तरीके से पूरा जो शहर था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। अभी इराक में जो सरकार है वो भी माना जाता है कि अमेरिकी फोर्सेस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित है और वही उसको चला रहा है। इसीलिए आप ये देख लीजिए कि इराक इसमें खुलकर ईरान के सपोर्ट में आया नहीं। अभी चीजें बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हैं। अब यहां से मैं आपको कल भी बता रहा था, ईरान यहां से किस अग्रेशन के साथ रिटेलिएट करता है, किस तरीके से काउंटर अटैक करता है। उसके हमले सिर्फ इजराइल तक सीमित रहते हैं या फिर वो अमेरिकी बेसिस को भी टारगेट करना शुरू करता है। अगर ऐसा होता है, अगर इजराइल पर अटैक चल रहे हैं तो परिस्थितियां फिर तो वही है जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस बनी हुई है। अमेरिकन बेसिस पर तैनाती होती है, अमेरिकन बेसिस अगर टारगेट पर आते हैं ईरानी मिसाइल्स के, ईरानी ड्रोन्स के, तो यहां से फिर टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये टेंशन एक बार फिर से ग्लोबल लीडर्स के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। वो अभी भी आ चुकी है। आप देखिए, ईरान अभी कहीं पर भी रुकने और झुकने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि कब तक लास्ट करेगा इजराइल, हम देख लेते हैं। अभी रूस की भी एंट्री, डायरेक्टली नहीं लेकिन अभी क्या कुछ इस मुलाकात के बाद निकलकर सामने आता है। रूस का आना इसमें मजबूरी भी हो जाएगा। इतनी अनस्टेबिलिटी अगर हो जाएगी तो ऑब्वियसली रूस को उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं अमेरिका, रूस, चाइना, वर्चस्व की ही तो सारी लड़ाई है। और ईरान कहता है ये हमारे वजूद की लड़ाई है, इजराइल कहता है ये हमारी वजूद की लड़ाई है। तो इसीलिए जो रीजन अभी दिए जा रहे हैं उसमें कहीं से भी शांति वाले मार्ग पर कोई चल रहा है ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता। तो खामनेई साफ तौर पर सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने अपना संदेश लेकर ईरानी विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा है। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी संभव हो गई है। सोर्सेस बताते हैं कि एक लेटर लेकर वो पहुंचे हैं जो खुद सुप्रीम लीडर ने लिखा है। उसमें कुछ सोर्सेस ये भी बताते हैं कि मानसिक तौर पर समर्थन बहुत हो गया रूस का। अब अगर वाकई आप हमें समर्थन देते हो तो अब अपने हथियार भी दे दो, S-400 दे दो, एडवांस एयर सिस्टम दो। अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि ईरान ये माने कि रूस हमारे साथ है, तो अब ग्राउंड पर भी नजर आना चाहिए। चीन भी साफ तौर पर कह रहा है, आंखें दिखा रहा है, और वो ये कह रहा है अमेरिका ने जो पहले गलतियां की है, पास्ट की गलतियों से कुछ सीखा नहीं है। वही हाल था इराक में, फिर क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी परिस्थितियां वहीं। 20 साल तक तालिबान से मुक्त करने की बातें, बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद क्या हुआ, तालिबान के हाथों ही आज भी सरकार है। लेकिन फिर भी कई ऐसे मुल्क हैं, कई ऐसे राष्ट्र हैं जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि असली विलन तो अमेरिका ही है। इजराइल कह रहा है हमारा अच्छा दोस्त है अमेरिका। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत अभिभूत नजर आए। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया कि इतना मादा डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और रख नहीं सकता।
स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, अब इसको भी आप पहचान चुके होंगे, B-2 बॉम्बर्स, जिसका इस्तेमाल पहली बार किया गया। आगे भी ईरान इजराइल जंग से जुड़ी हर अपडेट आपको देता रहूंगा। देश काल में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।